स्वैपिंग्स की बात करते हैं। 2 नंबर के स्वैपिंग वाले के जो बहुत प्रॉब्लम, तो आपको सब कुछ पता ही है। 2 वे है, एक तो थर्ड वेरिएबल ले लो, एक तो बिना थर्ड वेरिएबल लिए। बिना थर्ड वेरिएबल लिए कैसे करोगे सॉल्व होता है। तो जाहिर सी बात है, पहले दोनों को सम करो। तो मान लो x में 3 है, y में 4 है, तो दोनों को सम करोगे तो क्या बन के आएगा तुम्हारा? 3 4 क्या हो जाएगा? 7 आएगा, बचेगा। फिर x माइनस वाई करोगे तो x माइनस वाई करो तो x में तो अब 7 लोड हो चुका है, और माइनस वाई मतलब 4 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो कहाँ x बराबर पहले 3 था और y बराबर आपको 4 था। तो देखिए अब x में 3 आ गया बिना थर्ड। अब देखिए x माइनस वाई कर दो तो x में क्या था? 7 था, और 7 में y का नया वैल्यू क्या है? 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपको 4 हो जाएगा। तो हमने देखा किसी से बिना थर्ड वेरिएबल यूज़ करने स्वैपिंग कर लिया। इसका प्रोग्राम जैसे लिखा है, आप देखोगे समझ जाओगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खैर, आप लोग आते हैं कि सबसे बड़ा डिस्प्ले, इस पर आते हैं कि डिस्प्ले वगैरह पर क्या होता है। देखो, ये जब प्रिंट एफ करोगे तुम तो स्लैश एन दोगे तो नेक्स्ट लाइन बनता है, हेलो दोगे तो हेलो लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डबल स्लैश एन कर दोगे तो एन बन के आ जाएगा, और उसके बाद डबल परसेंट डी करोगे तो परसेंट डी प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं कॉमा ऑपरेटर की बात करते हैं। कॉमा ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या करता है। तो जैसा कि हम कॉमा ऑपरेटर पहले भी आपको डिस्कस करते हैं, लेफ्ट से राइट भागता है प्रायोरिटी, और कॉमा ऑपरेटर तभी काम करेगा वो वैल्यू पैंथर के अंदर हो। जैसे कि आई इक्वल टू इतना लिख दोगे तो ये आप प्रिंट कराओगे तो पहला वैल्यू प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर यही दोनों तरफ कॉमा ब्रैकेट लगा दोगे तो कॉमा ऑपरेटर काम करना शुरू करेगा और 9 को प्रिंट कराएगा। राइट लेफ्ट टू राइट भागेगा और सबसे लास्ट में जो होगा उसको प्रिंट कराता है। तो ये कॉमा ऑपरेटर का काम है। देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 प्रिंट करा दिया लास्ट वाले को, क्योंकि पैंथर के अंदर है, पैंथर पे ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम 2 नंबरों का निकालना है। किसको यूज़ करते हुए? कॉमा ऑपरेटर को यूज़ करके हमको निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 वैल्यू ले लिया हमने, यहाँ सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी लगा दिया, ये केस लगा दिया। अगर ए बी से बड़ा होगा तो कौन सा लोड हो जाएगा? सी में सी लोड होगा, यहाँ परसेंट सी कराया तो सी प्रिंट करा देगा। अगर मान लो ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है तो ये गलत साबित होगा, तो सी में क्या लोड हो जाएगा? बी लोड हो जाएगा, और सी प्रिंट होगा मतलब बी प्रिंट हो जाएगा। यानी इस तरह से आप दोनों नंबरों में से कौन मैक्सिमम है या टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से आप प्रिंट करा सकते हो, यूज़ करा सकते हो बहुत इजीली टर्नरी ऑपरेटर। एक और तरीका है, अगर आप ये 2 लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, एक ही लाइन में सब करना चाहते हो, सिंपल सा तरीका है, प्रिंट एफ के अंदर ही टर्नरी ऑपरेटर लगा दीजिए, ए वर्ड ए बी कर दीजिए, आपको जो बड़ा हो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में हो गया। तो ये तो बात है मैक्सिमम की। अगर मिनिमम तुम करना चाहते हो तो क्या करोगे? सिंपल भाई, मिनिमम 2 नंबर ए बी करना, यहाँ ए मत लिखना, यहाँ बी लिख देना और यहाँ ए लिखना। अगर ए ग्रेटर नंबर है, ये ट्रू होगा तो किसको प्रिंट कर देगा? बी को, यानी बी उस टाइम मिनिमम होगा, बी को प्रिंट कर देगा। अगर बी ग्रेटर हो गया तो किसको प्रिंट कर देगा? ए को प्रिंट करा देगा, ए तो मिनिमम रहेगा। तो देखा, उल्टा प्रिंट करा दो, इधर उल्टा कर दो तो, या फिर तुम सीधे इसको एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पर उलट दो, सीधे कर दो ए लेस देन बी कर दो, कंडीशन लगा दो ए लेस देन का। अगर ए लेस देन ट्रू हुआ तो ए को प्रिंट करेगा, नहीं तो बी को। तो इस तरह से करा सकते हो। ये आप लिमिटेशंस पर आते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का लिमिटेशन क्या है? ये जो है कि ये सिर्फ 1 आफ्टर कॉमा और क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा एक ही सी स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है, एक से ज़्यादा नहीं। कैसे भाई? तो देखो यहाँ देखो 10 और 9 है, जो कंडीशन लगाया हमने, तो 10 ग्रेटर है यानी इस पे जाएगा, इस पे जाएगा तो किसको प्रिंट करा देगा? यहाँ तो कोई पैंथर है नहीं तो 1 को प्रिंट करा देगा, इज इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा। 2 और 3 तो प्रिंट नहीं ना हुआ, जबकि होना ये भी सी स्टेटमेंट्स है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक सी स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है तो एक को कराए। अगर पैंथर लगा भी दिए तो इस बार किसको प्रिंट कराएगा? 10 ग्रेटर में ये कंडीशन फॉल्स होकर इधर आएगा तो इधर 4 5 6 को प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पैंथर है। तो लेकिन ये एक ही को प्रिंट कराया, 4 5 को नहीं कराया। तो ये दिक्कत है इसके साथ। अगर तुमने उसके नीचे कुछ और स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो भी नहीं कराया, तो उसकी जगह पर हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ इल्स होता है, नेस्टेड इफ़ होता है, स्विच होता है, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट है। और इधर लूप होता है, फॉर वाइल लूप, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं। तो यहाँ सी सिंटेक्स है, आप देखिएगा समझिएगा, क्या करोगे तो गलत होगा, क्या करोगे तो सही होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन सुनो, सी स्टेटमेंट कंपाउंड की तरह कब काम करता है? सी स्टेटमेंट भी सिंगल ही काम करता है, लेकिन कंपाउंड कब काम करेगा? जब आप ये ब्रेस देंगे। ब्रेसेस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपने ब्रेसेस नहीं दिए तो उसके अंदर का सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा, दूसरे को नहीं पढ़ेगा। आते हैं कुछ एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं ब्रेसेस या पैरेंथेसिस दे सकते हो, ये बड़ा वाला पैरेंथेसिस, उसको ब्रेसेस या पैरेंथेसिस बोलते हैं, मस्ट भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इफ़ लगाया, एक्स ग्रेटर देन वाई करोगे, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 है, इफ़ लगाया, यहाँ कोई ब्रेस नहीं दिया, सीधे ये लिखा, ये लिखा। आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा और वाई इक्वल टू 10 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा भाई ऐसा? क्योंकि आपने यहाँ इफ़ सिंगल स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, आपने जस्ट नीचे वाली लाइन को पढ़ेगा कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, एक्स ग्रेटर देन वाई, देखेगा चेक करेगा तो नहीं, ये एक्स ग्रेटर देन वाई है, नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या? इसको टप जाएगा। तो टपेगा मतलब किसको? सिर्फ एक को टपेगा, क्योंकि यहाँ कोई पैरेंथेसिस नहीं दिया तो ये इसको ट्रीट कर रहा है।
लेकिन ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह प्रिंट होगा, अपने आप 10 लोड हो गया तो 2 और 10 आ जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए था, y इक्वल टू 3 10 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया है, तो नहीं आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आना चाहिए था भाई, लेकिन यहाँ पर आ गया। तो ये आया है जो, इसी क्यों आया कि यहाँ पैरेंथेसिस नहीं दिया गया है, ब्रेसेस नहीं दिए गए हैं, ब्रेसेस मिसिंग है। तो ये देखिए कंपाउंड सिस्टम की तरह काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ इसी का मतलब समझिए, जब सिंगल इक्वल रहता है तो ये 3 इसमें लोड हो जाता है, और जब डबल इक्वल रहता है तो यहाँ कंपेरिजन होता है। और देखो यहाँ उसी तरह एक कुछ और चीज़ें देख लीजिए आप इफ़ के बारे में। यहाँ इफ़ लिखा, नॉर्मल लिख दिया, और सिंगल लिखा है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ़ इक्वल टू 3 नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर देखिए इफ़ के तुरंत बाद ही सेमी कॉलन दे दिया, उसके बाद प्रिंट लिखा है। यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, लेकिन ट्रू होकर भी आपको इक्वल टू 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, कि यहाँ तो पहले ही आपने कॉमा देकर टर्मिनेट कर दिया है। ये ऐसा इफ़ का मतलब क्या हुआ, ऐसा इफ़ का मतलब देखिए यहाँ पर दिखाता है। अगर ऐसा इफ़ दे दिया, इफ़ मतलब का मतलब इफ़ विद नो बॉडी हो गया। देखिए कैसे इफ़ लिखा, इक्वल टू 3 खाली है, और इस ब्रैकेट के बाहर आपने प्रिंट एफ लिखा है, ये वाला का मतलब यही हो गया बिना बॉडी का। तो ये था कि इफ़ के कुछ चीज़ें। अब इन इफ़ स्टेटमेंट ओनली ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और इन बोथ इफ़ इस स्टेटमेंट, तो हम लोग को इफ़ में तो सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर जो फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स वाला प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को इल्स का जरूरत, इफ़ इल्स स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट, दोनों एग्जीक्यूट होंगे हम लोग के, अगर इल्स हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ उस पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देखिएगा समझिएगा। बस यहाँ एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इफ़ 7 यहाँ दे दिया है, 7 दे दिया है मतलब क्या कि 7 एक नॉन जीरो वैल्यू हो गया। तो नॉन जीरो सी की दुनिया में जीरो को छोड़ के जितने वैल्यू होते हैं उनके लिए सब चीज़ ट्रू माना जाता है, वो एक तरह से ट्रू इंडिकेट करते हैं। तो इफ़ के अंदर ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ नॉन जीरो वैल्यू भरते हैं मतलब ट्रू, अब यानी कि ये इफ़ में ही जाएगा, इल्स में नहीं जाएगा, XYZ प्रिंट कर देगा। और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ -6 -4 कुछ भी रखता है, सिर्फ जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर मतलब -1 -2 -3 1 2 3 5 कुछ भी तो ट्रू हो जाएगा। तो वही चाहे जीरो रहेगा तो फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ सिंपल से क्वेश्चन है जो बहुत ईजीली आप समझ सकते हैं। इफ़ लगाया है, किया है, तो यहाँ से मतलब ब्रैकेट के अंदर, लेकिन फट से यहाँ 11 को पकड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर है, और XYZ को प्रिंट करा देगा। लेकिन एक चीज़ और आई है, यहाँ पर देखिए इफ़ लिखा, ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला, छोड़ दिया, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, एरर हो जाएगा, यहाँ पैरेंथेसिस मिसिंग है। अब आते हैं हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम है थर्ड इंटर, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप देखिएगा समझ जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। शायद ऑड इवेंट चेक करने वाला है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा। बहरहाल मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर पर आते हैं, इफ़ की हेल्प से 2 नंबर को चेक कीजिए, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। इसमें तो बहुत सारा सिंपल चीज़ है, आप बस ये प्रोग्राम लिखिए, देखिएगा, खुद ब खुद समझ जाइएगा। अब मैक्सिमम 3 नंबर के लिए तो जैसा होता है एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ए बी से भी बड़ा हो, सी से भी बड़ा हो, तब मैक्स प्रिंट कराओ, नहीं तो ए बी से बड़ा हो, इससे बड़ा हो, ये। उसके बाद 4 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब आते हैं वोवेल चेकिंग। वोवेल चेकिंग में मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना चाहूँगा कि डबल कोट और सिंगल कोट का मीनिंग। जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं स्ट्रिंग मतलब प्रिंटफ के नंबर, लंबे बातें लिखते हैं, जैसे कि ही इज़ अ किंग, इस टाइप का लंबा स्टेटमेंट रहता है, तो उसको डबल कोट के अंदर डालना पड़ता है आपको, स्ट्रिंग जब भी हो। लेकिन जब एक वेरिएबल को एक समझें ABC ये सब जो चीज़ को एज अ कांस्टेंट वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंगल कोट के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ एक को आप एज अ कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए कैरेक्टर के अंदर कुछ अगर आपको वोवेल्स बनाना है, चेकिंग करना है, तो आप अपना वोवेल्स कैरेक्टर के अंदर डालिएगा, उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। तो कंपेयर में तो ये तो एज अ कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना, तो इसको सिंगल कोट के अंदर डाल दो। अब ये कैरेक्टर यहाँ कंपेयर होगा, और यहाँ और ऑपरेटर लगेगा, या तो इसके इक्वल हो, या तो इसके इक्वल, या तो इसके इक्वल, या तो इसके इक्वल, या किसी से एक के लिए भी ट्रू होगा तो वोवेल्स हो जाएगा, किसी भी एक केस में ट्रू होगा तो वोवेल्स होते हैं। सिंगल कोट डबल कोट समझिए कैसे वोवेल्स होगा। इस पर बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, आप देखिएगा समझिएगा, कुछ बताने लायक नहीं है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी इफ़ के साथ हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी बताने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देखिए फ्लॉट इफ़ जो होते हैं, इफ़ इल्स या वाइल लूप वगैरह जो भी होते हैं, वो आमतौर पर या फिर स्विच वगैरह भी आप जो पढ़ोगे उसमें इफ़ इल्स में ये फ्लॉट के लिए कंडीशंस जनरली नहीं लगाए जाते हैं, आप नहीं पुट करते हैं जनरली। फ्लॉट चेकिंग वगैरह कभी अलाउ नहीं किया जाता है। इफ़ जो होता है, इल्स होता है, ये सब फ्लॉट चेकिंग कभी अलाउ नहीं करते हैं, उसे इंटीजर डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप डाल दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा, एरर नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। लेकिन आमतौर पर जनरली ऐसा फ्लॉट चेकिंग इफ़ अलाउ नहीं करता है। जैसे यहाँ देखिए x>2.5 कर दिया, फ्लॉट डाल दिया, लेकिन ऐसा चेकआउट अलाउ नहीं करता। अलग बात है कि आपको आउटपुट मिलेगा ज़रूर, तो अगर इस पूछेगा इंटरव्यू तो बोलेगा हाँ आउटपुट सब मिल जाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी सब उसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट में, तो GXN पे आते हैं हम लोग। क्या होता है
तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू आया, एन इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्लस एक्स बाई एन आया, एन इक्वल टू 2 हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन बराबर एन इक्वल टू 3। ये एक हमने दिया है कि एन के लिए 1 2 3 वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, और इनके कोई भी अलावा, यानी एक से बाहर और 3 से बड़ा, यानी इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो ये वाई में, ये एक्स में ये वैल्यू डालोगे। तो इसको इफ़ के लिए लिखते हैं हम लोग। हमने इफ़ लिखा, इफ़ के लिए कंडीशन लगाया एक्स अगर एन इक्वल टू 1 इतना हो जाए, एक्स और एन ले लिया अपने अंदर, और एक वेरिएबल वाई है तो वाई इक्वल टू इतना प्रिंट करा देना, वाई इक्वल टू इतना कर देना। इल्स इफ़ अगर इतना हो जाए, इतना इतना पाओ इतना, तो वाई कर, और लास्ट में ला करके वाई को प्रिंट करा दिया है। लेकिन दोस्त एक बात जानो कि इसके लिए कितना दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एन इक्वल टू 2 डाला है, तो जब आप एन के लिए 2 डाले हो इक्वल्स टू, तो यहाँ देखो केस, तो मान लो एन इक्वल टू तुमने 3 डाला तो केस यहाँ पर सीधे आना चाहिए था, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमेशा मेन से लागू करता है। और इसमें क्या होगा कि अपना आएगा, पहले इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर नहीं होगा तो बाहर आएगा, फिर इसको चेक करेगा, नहीं होगा तब बाहर आएगा, तब यहाँ पर इसको चेक करेगा, हाँ ठीक है, तब इसको करके तब टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पाव के बारे में बता दूँ, पाव एक फंक्शन है, और मैथमेटिक्स में पाव जो फंक्शन होता है वो आपको math.h बोल करके एक हेडर फाइल है, उसके अंदर लाई करता है। तो जब भी पाव यूज़ करना हो तो इस हेडर फाइल को आपको पहले math.h हैश इंक्लूड math.h करना पड़ेगा, तो ये कभी काम ही नहीं करेगा। और इसका लिखने का तरीका भी आपको खासा तरीका आपको पता है किस तरह से लिखना है। पाव का मतलब आप समझ चुके हैं, कभी भी एक्स टू द पावर एन रहेगा, पावर में आगे तो पाव लिखना होगा, एक्स पाव पाव करना होगा, एक्स कॉमा एन करना होगा, जो पहले रहता है वो बेस हो जाता है, जो सेकंड में रहता है वो पावर रहता है। इस तरीका आप समझ गए। तो खैर अब आते हैं, तो इस तरह से देखते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना बढ़ रहा है। आना चाहिए सीधे 3 में आएगा तो कितना चल रहा है, लेकिन ये सब पढ़ते हुए आएगा तब टर्मिनेट होगा। तो इसको बचने के लिए एक स्विच है, एक स्विच में ध्यान रखिए वो सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर अपने अंदर अलाउ करता है। कंडीशन चेकिंग के लिए सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लॉट डालोगे तो एरर हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसा बात नहीं था, समझे, उसमें ऐसा बात नहीं था। इफ एल्स में फ्लॉट डालोगे तो जनरली ऐसा अलाउ नहीं करता है, लेकिन फ्लॉट डालो तो एरर नहीं होगा, वो कोई आउटपुट देगा, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है, डालोगे तो तुरंत एरर कर देगा। तो अब आते हैं स्विच में। स्विच में केस होता है, केस एक आपको स्टेटमेंट है, गिव केस इन स्टेटमेंट, गिव केसेस इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं वो केस हम लोग डालते हैं, केस के अंदर सारा रहता है। तो मान लो हमने जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमने स्विच 2 डाला, मान लो यहाँ कोई वेरिएबल ही हम डालेंगे, अब तो सबको सिंपल दिखा रहे हैं। अगर मान लो आपने एन रखा तो एन में यहाँ जो डबल डालो तो वही ना आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पर एन इक्वल टू 2 मान लो आ गया, यही मान लो प्रोग्राम है, तुमने एन का वैल्यू 2 डाल दिया है, तो 2 डाला है मतलब क्या, स्विच के अंदर अगर एन है तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 2 आएगा तो ये केस 1 केस 3 कहीं नहीं जाएगा, सीधे उड़ करके कहाँ जाएगा, केस 2 पे आएगा, यानी कि केस 1 को पढ़ेगा ही नहीं, काम ख़त्म। तो कितना टाइम बच गया, कॉम्प्लेक्सिटी से बचा फट से। लेकिन इसका एक बीमारी है, केस 2 को एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद क्या करेगा, केस 3 में घुस जाएगा, केस 3 को पढ़ेगा, उसको भी एग्जीक्यूट कराएगा, नीचे केस 4 5 जितना आएगा सब केस को पढ़ के एग्जीक्यूट कराएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर आना चाहिए था आउटपुट वाई, लेकिन बेटा वाई जेड दोनों आ जाएगा। तो इसे एकदम बेकार है, फालतू है तब तो। एक तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ घटा नहीं था, यानी कि ऊपर वाला जो ऊपर का प्रॉब्लम था इफ फिल्स में, ऊपर से पढ़ता था, वो प्रॉब्लम से बचा लिया। लेकिन ई फिल्स नीचे से नहीं पढ़ता था, ये बेटा नीचे से पढ़ना शुरू कर दे रहा। और तो और ई फिल्स में कम से कम ये तो था कि जो काम का जो प्रिंट कराना है वही प्रिंट कराना था, इसमें तो जो केसवा नहीं है उसको भी प्रिंट करा दे रहा, उसको भी एग्जीक्यूट करा दे रहा, तो फिर तो फालतू है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्विच ने बचने का एक तरीका बताया। उसने बोला कि ब्रेक बोल कर एक स्टेटमेंट, एक कीवर्ड आपको सी में अवेलेबल है। देखिए वो फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है। और मैं एक अहम बात बताना चाहूँगा, सी की दुनिया में कितने भी जो भी फंक्शन होते हैं या कीवर्ड होते हैं वो सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कोई भी फंक्शन, कोई भी कीवर्ड, ठीक है, आप स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा। हेडर फाइल्स, शायद हेडर फाइल्स का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। खैर हम आते हैं ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक क्या करता है, वो तुरंत जो है कि नहीं कंट्रोल, जहाँ ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा वहाँ से करंट ब्लॉक से कंट्रोल करंट रिलीज़ कर देगा कंट्रोल को। जो करंट ब्लॉक है वहाँ से कंट्रोल को रिलीज़ कर देगा और मेन में भेज देगा कंट्रोल को। यही उसका खूबी है। तो देखिए वही प्रोग्राम को यहाँ किया, केस 2 लिखा। और देखो आपको हर केस के अंदर ब्रेक लगाना है, गुड प्रैक्टिस है। क्योंकि आपको तो पता नहीं कौन सा केस यूज़र डालेगा। यूज़र यहाँ 3 भी डाल सकता है, एन डालेगा 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, एन डालेगा 6 तो 6 हो जाएगा। तो आपको तो पता नहीं है, तो हर में ब्रेक डालो, पता नहीं किस में जाएगा तो कहाँ ब्रेक करना हो। तो मान लो यहाँ हमने सब में ब्रेक डाल दिया, अब यूज़र ने यहाँ एन के 2 डाल दिया, फट से उठ के केस 2 में आएगा, इसको एग्जीक्यूट कराएगा और तुरंत नीचे ब्रेक स्टेटमेंट है, तुरंत इसको लूप से बाहर फेंक देगा, यानी ब्लॉक से बाहर फेंकेगा, मेन में भेज देगा। अब आउटपुट आपको वाई मिलेगा। देखा कितना आसान स्विच से हमने कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम कर दिया। अब आते हैं वही सेम प्रोग्राम, अब की बार यूज़र ने n = 100 डाल दिया, यहाँ अंदर आया केस 100 नहीं है भाई, 2 कोई 3 है, कुछ है ये नहीं है, आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा।
बात खत्म, प्रोग्राम रन कर जाएगा, आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यूज़र ने तो कोई केस डाला ही नहीं है। तो सी की दुनिया में कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट बोल के एक डाल दिया करो। डिफ़ॉल्ट क्यों बोला है? तो भाई अगर तुम डिफ़ॉल्ट नहीं डालो तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्विच में कि तुमको डिफ़ॉल्ट डालना ही है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप डाल दो ताकि यूज़र को पता चल जाए। तो डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंटफ रॉन्ग चॉइस। अब यूज़र अगर 1 2 3 के अलावा कुछ उल्टा पुल्टा डालेगा तुरंत फट से डिफ़ॉल्ट पड़ेगा रॉन्ग चॉइस। यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, जब कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, ठीक है, रॉन्ग चॉइस। लेकिन हाँ याद रखिए इसमें चेकिंग नहीं होता है, जैसे ही कुछ भी अगर फट से उठ के डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, ये सब पढ़ेगा भी नहीं। ऐसा स्विच का कमाल है, ऐसा बनाया है क्या? तो फ्लॉट डालोगे भाई तो कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा, इतना जान जाओ। तो अब आते हैं कि बहुत टाइम बचा है इसने, तो उस पर एक प्रोग्राम जो हमने इफ़ में किया था अभी कुछ देर पहले, वो वाला प्रोग्राम, ये वाला कि y इक्वल टू इतना रहे तो n इक्वल टू इतना पे इतना इक्वल टू ग्रेटर के लिए, वही प्रोग्राम यहाँ पर हमने इफ एल्स की हेल्प से किया है। स्विच में डाल दिया है n, अब यूज़र अपने मन से x और n यहाँ पर स्कैन करके डाल दिया और y एक वेरिएबल लिया है। तो अब यूज़र के मन पर n कुछ भी डाल सकता है, n जो भी डालेगा तो फट से क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा 1 के लिए, 2 के लिए ये करेगा, 3 के लिए ये करेगा। और मान लो यूज़र डाल दिया 100, तो 100 तो बोल करके कहाँ, इस केस में क्या था देखो, n इक्वल टू लेस के लिए, n इक्वल टू 1 से लेस के लिए और n इक्वल टू 3 से ग्रेटर के लिए ये होगा, तो इसको डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे। यानी यूज़र 1 डालेगा तो केस 1 में ये, केस 2 में इसको डाल दिए, केस 3 में इसको डाल दिया। अब ये अगर इसके लिए तुम केस लिखना शुरू करोगे तो लेस देन 1 मतलब क्या, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -6, तो तुम कितना केस बनाओगे यार, n इक्वल केस 0, केस -1, केस -2, केस -3, केस -4, ऐसे करते करते बाप इनफाइनाइट केस मर जाओगे। तो सबसे अच्छा है इसको डिफ़ॉल्ट में तुम डाल दो, क्योंकि ये सब तो कॉमन, इस सब सारे के लिए कॉमन था। डिफ़ॉल्ट में इसको डाल दिया फट से, यहाँ देखो इसको टू, अब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो खुद आपको लास्ट है, उसके बाद तो बाहर निकल ही जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में कभी ब्रेक मत डालिएगा, कोई मतलब नहीं बनता ब्रेक डालने का, तो बेकार है। तो फट से अपना आगे प्रिंट करा, बाद में यहाँ पर निकल के आ जाएगा उसके बाद, और वाई में जो वैल्यू यहाँ लोड होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो ये तो था कैसे करोगे। और ऐसा हो कि इफ़ में अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट डालता है, तो इफ़ में ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच में यूज़ होता है, फॉर लूप में आपको बहुत जगह, वाइल लूप में देखिएगा। लेकिन इफ़ की दुनिया में ब्रेक का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। क्योंकि इफ़ को तो आपको पता है कि अगर मान लो इफ़ सेटिस्फाई हुआ, अगर 5 तो इफ़ है, इल्सिफ लगा के तुम बनाए हो, तो अगर मान लो पहल का तो पढ़बे करेगा हर हाल में, दूसरा में आया, मान लो तुमने हर इफ इल्स में ब्रेक डाला है, तो पहला केस तो चेक करेगा, पहला चेक करेगा भैया ये सही है कि नहीं, अगर पहला बोल देगा नहीं गलत है, तो दूसरा में आएगा उठ करके। तो पहला तो तुम ब्रेक डालो तभी पहला चेक हो रहा है, दूसरा में, उसके बाद ही दूसरा में घुसेगा, और दूसरा में घुस के तो वो सेटिस्फाई कर गया तो खुद ब खुद उसको प्रिंट करा के टर्मिनेट हुआ था, नीचे का पढ़बे नहीं करता है। तो ब्रेक तुम डाले चाहे मत डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं डालने का। अब वॉवेल्स वाला जो प्रोग्राम हमने इफिल से किया, अब स्विच से करते हैं। तो स्विच से जब करने जाओगे तुम इफिल्स का, सॉरी वॉवेल्स का, तो वॉवेल्स याद रखो कि तुम यूज़र से बोलोगे वॉवेल्स डालो कैरेक्टर में। यूज़र कैरेक्टर में ABCD AEIOU स्मॉल में डाल सकता है, या ये भी हो सकता है कि यूज़र कैपिटल AEIOU डाल दे, तुम तो रोक नहीं सकते हो। तो तुम अगर यहाँ प्रोग्राम बनाओगे सिर्फ स्मॉल AEIOU के लिए, तो यूज़र डाल दिया कैपिटल A भी वॉवेल है, यहाँ चेक करेगा कि इसमें कहीं मैच नहीं करेगा, फट से प्रिंट करा देगा दिस इज़ नॉट वॉवेल, लेकिन वो तो वॉवेल है। यूज़र कहते सर पगला प्रोग्राम है, ए डाले थे वॉवेल्स नहीं तो प्रिंट नहीं कर रहा। तो भाई आपको क्या करना होगा, 10 केस लिखने होंगे, एक तो 5 केस पाँचों AEIOU के लिए, और फिर 5 फिर छोटे वाले AEIOU के लिए, और फिर डिफ़ॉल्ट 11 केस टोटल लिखने पड़ेंगे। अगर तुम 11 केस नहीं लिखना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो उसका एक उपाय सी ने दिया। उसने क्या कहा कि वाइड में डाला, क्लियर स्क्रीन डाला, उसने 2 चीज़ यूज़ की। एक का नाम दिया टू लोअर, ये एक फंक्शन है, टू अपर ये भी एक फंक्शन है, दोनों सटे हुए हैं। और इसके अंदर लिख दो कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर मतलब क्या, कोई भी वेरी जो तुम्हारा जिसमें होल्ड कर रहे हो CH या X में मान लो तुम होल्ड करते हैं X, यहाँ तुम कैरेक्टर जो भी है उसको डाल दो। इसके लिए आपको एक हेडर फाइल यूज़ करना हो, उसको C-type.h हेडर फाइल बोलते हैं, इसको यूज़ करना होगा, तो ये काम नहीं करेगा ये फंक्शन। तो और भी बहुत सारे इसमें फंक्शन है C-type.h में, लेकिन वो सब ज़रूरत नहीं है उसका बताने का। तो यहाँ स्विच लिखा, स्विच के अंदर डाल दिया TO अपर CH, ये आपने क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर CH लिया है, अगर यहाँ X लेते तो यहाँ X लिख देते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है। अब ये फंक्शन काम करना है, इसमें खूबी क्या है, अगर ये T लोअर है तो तुम कोई भी कैरेक्टर डालो, बड़ा डालो या छोटा डालो, जितना भी बड़ा सबको छोटा में कन्वर्ट कर देगा, और छोटा तो छोटा में रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं। टू अपर में क्या है, जो भी तुम छोटा डालोगे बड़ा में कन्वर्ट कर देगा, और बड़ा है तो बड़ा में रहने देगा। तो यही काम यहाँ पर किया कैसे, अब तुम सबको कैपिटल में ले लो, 5 केस कैपिटल का, एक डिफ़ॉल्ट लिख दो कि नॉट वॉवेल करके यहाँ पर, और ये तुम
क्योंकि स्विच में डाला कैरेक्टर, तुम यूज़र जो डाला यहाँ पर टी अपर देगा तुरंत स्मॉल में चेंज कर देगा, स्मॉल में तो स्मॉल में रहने, यहाँ पर सब कुछ चेक आराम से हो जाएगा।